हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर लॉन्ग सोलेनॉइड होती है, अगर उसका डायमीटर उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है तो उसे हम लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं और उसकी वजह से जो उसके अंदर फील्ड बनता है नियरली यूनिफॉर्म बनता है। एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है हम लोगों ने डिराइव किया था। अगर कोई फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड होती तो उसके एंड पॉइंट पर उसके इनसाइड कोई अगर पॉइंट कंसीडर किया जाए तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बायोट-सैवर्ट लॉ से कैसे डिराइव किया जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्पियर्स लॉ। अल्टरनेट मेथड होता है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, जिसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल वायर, साथ में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर और लार्ज थिक करंट कैरिंग शीट के बारे में बात की जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड फिर से देखेंगे यहां पर, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यहां पर टोरॉइड देखा जाएगा। बेसिकली ये टोरॉइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टोरॉइड। ये हमारा प्रॉपर डिस्कशन चलेगा आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं एम्पियर्स लॉ से पहले कि गॉस लॉ क्या होता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, और अगर नहीं देखी ये क्लास तो सारी प्लेलिस्ट अब तक जो कवर हुई उन सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां से जाकर के इनको देख सकते हैं। गॉस लॉ मेनली किसके साथ डील करता है? ये कहता है कि जो फ्लक्स लिंक होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के साथ, यहां पर सरफेस क्लोज होती है, पूरी सरफेस क्लोज होती है, तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। ये याद होगा। तो इसे लिखते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये क्या लिखते थे? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता था? क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में क्या लिखते थे? एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता था। आई थिंक ये चीज याद होगी। ये क्या कहता था? ये है गॉस लॉ, यही तो है। यहां पर E डॉट डी ए को हम क्या कहते थे? वेयर E डॉट डी ए, जो E डॉट डी ए होता है इसे बेसिकली हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है इसे। ये सरफेस इंटीग्रल होता है और ये मेनली डील करता है क्लोज्ड सरफेसेस के साथ। वैलिड किसके लिए होता है? क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। क्लोज्ड सरफेसेस के लिए वैलिड रहता है। अगर क्लोज्ड सरफेसेस होती तो उनके लिए वैलिड रहता है। बेसिकली सिमेट्रिकल हो तो ज्यादा बेटर रहता है। यहां पर देखो, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहां से लिख सकते हैं E डॉट डी ए इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है? टोटल चार्ज इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज है? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सारे हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहां पर लिख सकते हैं QI या स्मॉल QI लिख लो, स्मॉल QI डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जा सकता है? एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। आई थिंक ये मीनिंग क्लियर हुई होगी कि ये क्या लिखा है। सिंपल मैथ है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा यही तो होगा। यहां समेशन का मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है। नहीं लिखना हो तो इस तरह समेशन लगा करके लिख सकते हैं। ये टोटल फ्लक्स लिंक होगा इस सरफेस के साथ। लेकिन यहां पर याद रखना एक बात और, जहां जो E लिखा जाता था वो क्या होता था? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होगा फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 डॉट 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 Q, जितने भी हैं सारे के सारे, Q8 तक है, Q8, इन सब की वजह से जो फील्ड बनेगा वो टोटल फील्ड यहां पर रखा जाएगा। लेकिन जो यहां पर क्यों लिखा जाता है वो सरफेस के अंदर कितना इनक्लोज्ड चार्ज है उसकी वैल्यू यहां पर लिखी जाती है। याद रखना यहां पर एडिटिविटी ऑफ चार्ज रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव होगा तो प्लस तो लगाएंगे, विद निगेटिव साइन तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से मेनली हम डील किया करते थे गॉस लॉ के साथ। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ था, वैसे यहां पर हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ के बारे में। एम्पियर्स लॉ पढ़ें उससे पहले यहां पर एक फिगर बनाया गया है, इसे देखो। मान लेते हैं कि एक कोई प्लेन दिया गया है, प्लेन में कंडक्टिंग वायर्स लगे हुए हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, उनमें करंट फ्लो कर रही है। और हमने एक हाइपोथेटिकल सरफेस ली है। यहां पर हम क्लोज्ड सरफेस नहीं, यहां पर एक लूप के बारे में बेसिकली बात करेंगे। यहां पर देखो एक क्लोज सरफेस होती थी 3D, ये क्या होती थी? 3D क्लोज्ड सरफेस होती थी, जिसको हम कहते थे गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस कहते थे इसे, गॉसियन सरफेस कहा जाता था। सेम यहां पर भी वही है कि अगर हम यहां पर एक कोई हाइपोथेटिकल लूप कंसीडर करें, लूप बेसिकली क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। लूप कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा। तो यहां पर हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल लूप कंसीडर किया है और इस लूप के बारे में बात करें तो ये 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल लूप होता है, लूप होता है, जिसको एम्पियर्स लॉ पढ़ने के टाइम हम नाम देंगे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप नाम दिया जाएगा, एम्पीरियन लूप होगा। अभी देखेंगे क्या होता है एम्पीरियन लूप, गाइडलाइंस क्या होती है एम्पीरियन लूप कंसीडर करने की, उन सब का डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया जाए जिसमें कुछ करंट हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर कंसीडर किया जाए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फील्ड हमें चाहिए, उसके अंदर चार्ज ही ना हो तो वहां पर गॉस थ्योरम नहीं लगा पाते थे, नेट जीरो निकल के आता था फ्लक्स। यहां पर भी सेम वही है, अगर हमें किसी पॉइंट पर कंसीडर करना है, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो उसके अंदर कोई ना कोई करंट एलिमेंट होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसके अंदर 3 करंट एलिमेंट हैं, I1 I3 करंट ऊपर ले जा रहे हैं और I5 है जो करंट नीचे की तरफ ले जा रहा है, और ये एक सरफेस बनी है, मतलब क्लोज सरफेस नहीं, एक पाथ है, सिर्फ क्लोज्ड पाथ है। ये लूप क्या होता है, ये क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, और इस पाथ पर चलना हमारी मर्जी होती है, हम जैसा चाहे वैसा चल सकते हैं। डिसाइड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। यहां पर जो ये डायरेक्शन डिसाइड की गई है, जो डायरेक्शन डिसाइड की गई है, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ लूप है। बेसिकली ये डायरेक्शन जो डिसाइड की गई है ये है डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप में हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन नहीं। करंट तो वायर्स में फ्लो कर रही इधर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, डीएल। ये डीएल कंसीडर किया गया। यहां पर डीएल को हम एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज डीएल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इधर की तरफ है, और इन दोनों के बीच का कुछ एंगल बन रहा है। सपोज वो एंगल थीटा दिया गया है, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल दिया गया है। तो बेसिकली जब भी कभी हम बात करते हैं यहां पर कि बी डॉट डीएल कैलकुलेट करते चले जाएं, तो यहां पर जो लिखा जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो इसे कहा जाता है लीनियर इंटीग्रल ऑफ, या लाइन इंटीग्रल ऑफ, ऐसा भी लिख लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, तो लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी करंट यहां पर फ्लो कर रही है उन सब की वजह से बनेगा, तभी तो रिजल्टेंट फील्ड लिखा जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारा कंसर्न था कि स्टेटमेंट बोले हम एम्पियर्स लॉ का, उससे पहले उनसे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स अगर वो चीज समझ में आ जाती तो एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो बी डॉट डीएल किसी क्लोज्ड पाथ के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो बी होता है ये होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट लिखना चाहो यहां लिख लो अलग से, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और डीएल छोटे से एलिमेंट लेते चले जाएंगे, वो पूरा हम इससे कवर कर लेंगे, ऐसा होगा। इस तरह से डिसाइड करते हैं। अब यहां पर ये डिसाइड करना है कि जब भी कभी हम ये लूप कंसीडर कर रहे होते हैं तो लूप कंसीडर करने के टाइम करंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है। तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए यहां 2 फिगर अलग से बनाए हैं। ये क्या है, देखो इधर, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, यहां पर एक करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक करंट जा रही है ऊपर की तरफ, एक करंट इधर ऊपर की तरफ जा रही है, ये करंट नीचे की तरफ आ रही है, ये ऐसा कुछ हो रहा है, मान लेना है ऐसे। ऐसा ये ऐसे बने हैं, ठीक, ये बन गया। यहां पर भी जो आ रहा है उसको भी बना दो, ये ऐसा बन गया। इसमें करंट ऊपर जा रही मान लेते हैं I1, यहां पर जा रही I2, यहां जा रही I3 और यहां पर जा रही है I4, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन डिसाइड करना बताया था, हम चॉइस हमारी है, हम चाहे जैसे डिसाइड करें। तो सपोज हमने इस तरफ डायरेक्शन दे दी, ये डायरेक्शन ऑफ लूप है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ और ये फाइनली इधर की तरफ है।
ये है डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप की डायरेक्शन हम लोगों ने डिसाइड की है। तो लूप की डायरेक्शन अगर हम इस तरह से डिसाइड करते हैं तो इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर करंट के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। करंट के लिए हम बेसिकली साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, फिर तो साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। साइन कन्वेंशन का क्या यूज किया जाता है? साइन कन्वेंशन यूज कैसे करते हैं? तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न होता है पॉजिटिव और निगेटिव करंट, जैसे वहां पर चार्जेस लिखते थे एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, वैसे यहां पर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है ये डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर हम अपने फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ लूप की तरफ कर्ल करें, क्या है यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, क्या लिख रहा है ये? कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किस डायरेक्शन में हो? ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ लूप। डायरेक्शन ऑफ लूप की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हमारा जो राइट हैंड होता है, थंब होता है, जो थंब लिखा जाता है, थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव करंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नोटबुक में ऐसे लिखना चाहो तो शॉर्ट नोट्स के लिए लिख सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल यहां कैसे काम करता है कि अगर हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं किसी भी लूप की, बेसिकली एम्पीरियल लूप होगा, आगे भी देखेंगे, लेकिन अगर किसी लूप की करंट डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना हमें, तो इसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना, फिंगर्स को कर्ल करना, फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब कहां जा रहा? अपवर्ड साइड। तो अपवर्ड साइड जा रहा, तो अपवर्ड साइड जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लिखा करेंगे। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो। यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? I1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। I2 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। I3 कैसा होगा? ये भी पॉजिटिव लिखा जाएगा। लेकिन I4 कैसा होगा? तो वो निगेटिव लिखा जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से एक दूसरा फिगर बनाते हैं समझने के लिए, दूसरे फिगर में देखो ऐसे कुछ बनाया गया है। करंट एक इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, ऐसे 3 करंट हो गई। और यहां पर एक करंट इधर आ रही है ऐसे, और एक करंट इधर आ रही है इधर की तरफ। 2 करंट है इस बार नीचे की तरफ। तो इसके लिए ये बना दो यहां पर ताकि लगे कि एक वायर नीचे से ऊपर की तरफ गया है। ये यहां पर ये ऐसा हो गया, एक वायर यहां लगा दो, मान लेते हैं ऐसा लगा है, ठीक। ऐसे बना देते हैं, सिंपल जैसा भी है, ठीक है, मान लिया, सही है। और इन सबको बनाना है तो इनको भी बना देते हैं। यहां पर भी बना दो, ऐसा कुछ बन गए। अब क्या करना है? इनकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है हमें, लेकिन लूप की डायरेक्शन तो हम डिसाइड करते हैं। तो लूप की डायरेक्शन इस बार ऐसी ना हो करके कुछ इस तरह की डिसाइड की गई। ये है डायरेक्शन ऑफ लूप, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ लूप। यहां पर करंट की वैल्यू नाम दे दो I1, I2, I3, I4 और I5, ये करंट्स दी गई हैं। अब क्या करना है? ये हम लोगों ने डिसाइड किया है, ये है डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप की डायरेक्शन है ये। अगर लूप की डायरेक्शन है तो लूप की डायरेक्शन का मतलब है इस तरह से कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो। थंब कहां जाएगा? राइट साइड में। इसका मतलब ये करंट कैसी? पॉजिटिव। ये करंट कैसी? पॉजिटिव। ये करंट कैसी? निगेटिव। और ये करंट कैसी? निगेटिव। और ये भी करंट कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। आई थिंक करंट पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी, ये समझ में आया होगा। जिधर भी डायरेक्शन असाइन की है हम लोगों ने, जो भी डायरेक्शन हम लोगों ने मानी है,
उस डायरेक्शन की तरफ क्या करना है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, डायरेक्शन ऑफ लूप की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जिधर भी जाएगा उस डायरेक्शन की करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली करंट को निगेटिव लिया जाएगा। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड करते हैं और यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। यहां पर गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म डिफाइन किए थे हम लोगों ने। यहां पर गॉसियन लूप होता है, यहां एम्पीरियन लूप के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली गाइडलाइन कौन सी फॉलो की जाती है वो देखेंगे हम। अब बात कर लेते हैं कि लॉ क्या है। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके जितने भी पैरामीटर्स थे हम लोगों ने समझ लिए। तो यहां पर लॉ क्या है, लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट अगर हम ये स्टेटमेंट बोलते तो चीजों को रिलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट कमिंग आउट एंड इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड लूप। ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास ये कंडक्टर दिया गया है, ऐसा कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ये कोई करंट फ्लो कर रही है और यहां पर हम डिसाइड करते हैं एक लूप डिसाइड किया हम लोगों ने, ये लूप डिसाइड किया। ये लूप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बस ऐसा है, ठीक है। यहां पर एक हम लोगों ने करंट ली है, ये करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया, ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक। इसमें करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम की है, ये करंट की डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है, सपोज वो करंट है आई, ठीक है। एक हम लोगों ने एक ऐसा प्लेन कंसीडर किया है। अभी ये प्लेन कंसीडर कैसे किया जाता है, मतलब ये कोई क्लोज्ड लूप क्या है, ये है क्लोज्ड लूप। इसकी गाइडलाइन देखेंगे अभी, क्लोज्ड लूप है ये। इस क्लोज्ड लूप को यहां पर एम्पीरियन लूप नाम दिया जाता है, एम्पीरियन लूप नाम दिया जाता है। इसको कैसे चूज करते हैं भी देखेंगे। तो अगर ये कोई लूप लिया जाता है, सपोज इसकी रेडियस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आर है, मान लिया आर है, वो इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इस आर है। तो इसके लिए अगर हम क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल करते तो ये म्यू नॉट टाइम्स आई निकल के आता है। म्यू नॉट टाइम आई कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देखो। म्यू नॉट टाइम्स आई का मतलब यहां पर जो होता है, आई जो होती टोटल आउटगोइंग करंट होती, कमिंग करंट होती। इससे अगर हम लोगों ने इस तरफ डिसाइड किया है कि ये है डायरेक्शन ऑफ लूप, बेसिकली हम लोगों ने डिसाइड किया डायरेक्शन ऑफ लूप है, तो डायरेक्शन ऑफ लूप ऐसा है, करंट जा रही ऊपर की तरफ, इसका मतलब यहां पर जो करंट होगी वो कैसी करंट होगी, पॉजिटिव करंट होगी। पॉजिटिव करंट ले लिया तो इसकी वजह से यहां ऊपर की तरफ करंट जाएगी। ये हम लोगों ने एक लूप लिया है। लूप कैसे लेते हैं अभी देखेंगे, लेकिन इसी के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। म्यू नॉट टाइम्स आई का मतलब टोटल करंट ली जाएगी। टोटल करंट का मतलब होता है कि जो हमारे थंब के राइट साइड में आएगी, राइट हैंड थंब के साइड में आएगी, वो पॉजिटिव करंट होगी और उससे अगर कोई अपोजिट करंट है तो वो निगेटिव करंट ली जाएगी। कैसे पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर करते हैं, यहां पर देख लिया कैसे करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमें कभी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और वहां पर सिमेट्री होती है, जैसे गॉस लॉ में सिमेट्री मायने रखती थी, लेकिन लॉ है लगेगा तो हर जगह। वहां की मैथमेटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड ना होना उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड जो डिसाइड करते हैं या जो क्लोज लूप लिया जाता है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती है, वो भी देखते हैं। तो ये बेसिकली होता है लाइन इंटीग्रल। यहां पर ये क्या होता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लाइन इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल होता है। यहां पर जो आई होता है ये बेसिकली आई नेट होता है। आई नेट में कौन लिखा जाता है, आई डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप क्या होगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। और यहां पर आई अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप की अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसे क्या लिखेंगे हम, निगेटिव लिखा करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई लूप दिया गया है, हाइपोथेटिकल लूप है, मान लिया हम लोगों ने। इसमें करंट इधर जा रही है आई 1 एम्पियर, इधर करंट जा रही 2 एम्पियर, इधर जा रही 5 एम्पियर करंट। ठीक है, और इधर बाहर की तरफ निकल रही करंट 3 एम्पियर और यहां पर निकल रही है करंट बाहर की साइड 1 एम्पियर करंट निकल रही है। 1 ना लिख करके हम इसे लिख देते हैं
4 एम्पियर करंट बाहर की तरफ निकल रही है। अब यहां पर अगर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कैसे किया जाता, वो तो डिसाइड होगा सरफेस से, मतलब जो भी यहां क्लोज लूप लिया जा रहा है, लूप जो लिया जा रहा है इसकी डायरेक्शन से डिसाइड होगा। लेकिन हम यहां पर म्यू नॉट आई राइट साइड का लिखना चाहते हैं टर्म, तो राइट साइड का टर्म अगर लिखेंगे तो आई नेट हमें लिखना पड़ेगा। आई नेट क्या लिखा जा सकता है, यहां से देखो आई नेट इज इक्वल टू, पहले डिसाइड करो डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप की डायरेक्शन डिसाइड किया, सपोज इस तरह से ये है डायरेक्शन ऑफ लूप, कर लो करो फिंगर्स को, थंब कहां गया अपवर्ड साइड में, तो जो ऊपर साइड करंट जा रहे हैं वो पॉजिटिव लिखे जाएंगे। तो 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर माइनस करवा दो, इन सबको ऐड करवा लो, तो 4 प्लस 3 बन जाएगा। तो यहां बनेगा 7 8 माइनस ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू में 1 एम्पियर करंट होगी, बेसिकली इससे जो पास कर रही होगी। तो आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए राइट साइड की कैलकुलेशन करना सीख लिया। लाइन इंटीग्रल में जो बी होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ध्यान रखना, करंट अगर बाहर भी हैं उस लूप के जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो भी उनकी वजह से फील्ड जो भी होगा वो कंट्रीब्यूशन में आएगा, लेकिन जो आई लिखा जाएगा जो बाहर होंगी करंट्स, उनकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ध्यान रहेंगी चीजें, वही है जैसे यहां पर गॉस लॉ में लिखते थे, गॉस लॉ में क्या लिखते थे, जो ई लिखा जाता था वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जितने भी चार्जेस हो, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, सबकी वजह से होता था। यहां पर देख लो, लेकिन जब हम बात कर रहे होते थे क्यों इनक्लोज्ड की, तो उसमें केवल और केवल इनसाइड वाले जितने भी चार्जेस होते थे वही लिए जाते थे। इसके आगे बात करें अब कि गाइडलाइन क्या होती है, एम्पीरियन लूप की गाइडलाइन देखो, तो वहां पर ई हम यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करते थे, वही है यहां पर, इफ बी इज टेंजेंट टू द इंटीग्रेशन पाथ, ठीक है, एवरीवेयर हर जगह पर, सेम मैग्नीट्यूड ऑन ईच पॉइंट ऑन द पाथ, देन बी डॉट डीएल। ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कोई वायर है, सपोज ये कोई वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है और एक एम्पीरियन लूप ले लिया, इस तरह से डिसाइड किया हम लोगों ने, तो उससे यहां से बराबर बराबर डिस्टेंस पर बी तो सेम रहेगा। तो कह रहे हैं अगर बी सेम रहता है किसी पर्टिकुलर पाथ पर, अगर हम मूव कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो ये लाइन इंटीग्रल होता है बेसिकली बी इंटू एल लिखा जाता है। बी इंटू एल मतलब बी इंटू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ लिखी जाती है। देखो यहां पर लिखा एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाथ। अब वो क्लोज्ड पाथ कैसा हो भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, आगे देखेंगे जैसे जैसे आएंगे उन्हीं के रेस्पेक्ट में यहां पर एल लिखा जाएगा। अगला पॉइंट देखो, ये तो हो गया कि इंटीग्रेशन जो लिखा जाता है, पाथ एवरीवेयर हैज सेम मैग्नीट्यूड ऑन ईच पॉइंट ऑफ द पाथ, तब के लिए ये कंडीशन है निकल के आएगी। अगला पॉइंट है द लूप शुड इंक्लूड द करंट कैरिंग एलिमेंट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब क्या है, जब भी हम डिसाइड करेंगे एम्पीरियन लूप, तो उस केस में ध्यान ये रखना है एम्पीरियन लूप डिसाइड करते टाइम कि जिस करंट एलिमेंट की वजह से हम फाइंड कर रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, लूप जो डिसाइड किया गया है वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस करंट लूप के अंदर आना भी चाहिए। यह है दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट ओवर द होल लूप और शुड बी इजी टू कैलकुलेट ऑन द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द लूप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाए, कांस्टेंट रहे, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर कांस्टेंट नहीं रहता है तो उसको अलग अलग जो पाथ दिया गया है क्लोज्ड पाथ, उसके अलग अलग पोर्शन की कैलकुलेशन हम अगर इजीली कर पाते हैं, ऐसा हमें एम्पीरियन लूप डिसाइड करना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट डीएल शुड बी इजी टू कैलकुलेट। बी डॉट डीएल को कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो, ऐसा नहीं है कि लॉ है तो हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, लेकिन हर जगह की कैलकुलेशन के साथ हम डील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हीं जगहों पर हम इसे लगाएंगे जहां पर बेसिकली हम सिमेट्री देखा करेंगे। तो ये गाइडलाइन होती है एम्पीरियन लूप डिसाइड करने की, एम्पियर लॉ को लगाने की, कि एम्पियर्स लॉ कैसे लगाया जाता है। और यहां पर हम लोगों ने देख लिया एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कैसे असाइन की जाती है। यहां पर देख लिया था डायरेक्शन ऑफ करंट और यहां बी डॉट डीएल के बारे में बात की। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स प्रूफ देख लेते हैं इसका कैसे किया जाएगा। अगर बोर्ड एस्पिरेंट्स है तो बोर्ड के लिए प्रूफ भी है, क्योंकि बोर्ड से भी रिलेटेड क्लास चल रही है, तो बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि प्रूफ करो इसे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर ये इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग, इनफाइनाइट कह सकते हो इसे, ये कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो अगर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इससे अगर आर डिस्टेंस पर हम चले जाते हैं, यहां कहीं पर स्मॉल आर सेपरेशन पर अगर जाएं इसके सेंटर से, और यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करें,
बेसिकली एक पॉइंट, यहां नहीं लिखना है तो यहां लिख लेते हैं। सपोज यहां कोई पॉइंट लिया गया है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है P, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि r डिस्टेंस पर है, मैग्नेटिक फील्ड लिखना जानते हैं। यहां से जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगी, रेडियस होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे। तो B लिखा जाता है एट पॉइंट P, हम लोगों ने डेराइव किया था म्यू नॉट, कितना निकल के आया था I, करंट I डिवाइडेड बाई में क्या लिखते थे 2 पाई r लिख दिया जाता था। ये होता था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। इसी का यूज करके इसे हम प्रूव करते हैं। कैसे? एक काम करो, इस वाले व्यू को क्या करो, यहां से देखने लगो। इस व्यू को क्या करो, यहां से देखो, यहां से देखो ऊपर से। ये देखो इसका टॉप व्यू बनाया गया है। तो इसका अगर टॉप व्यू देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें टॉप व्यू देखेंगे तो करंट ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखेगी। तो निकलती हुई करंट को डॉट से लिखा जाता है। जो चीज बाहर आ रही होती है उसे डॉट से लिखते हैं, अंदर जा रही होती है उसे क्रॉस से लिखा जाता है। तो ये डॉट हो गया। और ये जो P से जाने वाला पॉइंट था, इसको हम बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से। अब हमारे पास अगर ये पॉइंट दिया गया है यहां कहीं पर, सपोज पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर छोटा सा अगर एलिमेंट लिया जाए DL, तो DL लिया जाएगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड बनता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता, वो फील्ड बनाता, वो कुछ ऐसा बनाता, सर्कुलर ही तो फील्ड बनती, फील्ड लाइंस बनती हैं। फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो किसी सर्कमफेरेंस के अलोंग ही तो बन रही। तो अगर सर्कमफेरेंस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं तो इसमें B की डायरेक्शन इधर आएगी, B की डायरेक्शन इधर आएगी। सही है। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो ये DL लिया गया है, छोटा सा DL, ये जो छोटा सा DL लिया गया है, ये वाला छोटा सा DL, ये छोटा सा DL, इस छोटे से DL की भी डायरेक्शन तो इधर आएगी। ये छोटा सा DL है, यहां पर पहले से डायरेक्शन मार्क की गई है ना, ये ऐसा छोटा सा DL वेक्टर है। अब ये देखो DL वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। इस तरह से वायर था, उठा के ऐसे रख दिया गया, ऐसा सामने की तरफ करंट निकल रही है। तो अगर इसमें करंट सामने की तरफ निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो देखो इसी के अलोंग बनेगा। थंब को करंट की डायरेक्शन में करो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो डायरेक्शन ऑफ फिंगर जो होती हैं वो बताती मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, DL भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा। और अगर दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा तो यहां से देखो LHS कैलकुलेट करते हैं तो लिखा जाएगा B डॉट DL इज इक्वल टू में डॉट को ओपन किया जाता है तो क्या बनता है BDL cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, B और DL के बीच का एंगल, तो वो तो 0 है। तो यहां से निकल के आ जाएगा B तो यहां पर यूनिफॉर्म रहने वाला, क्योंकि r डिस्टेंस पर B यूनिफॉर्म रहता है। तो B को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, क्लोज इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, DL का। DL को अगर इस तरह से लिखना चाहो तो ठीक से लिख सकते हो कि ये DL का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यहां पर देखो लिखा था, ये देखो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ L है। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ L का मतलब टोटल लेंथ, हम लोगों ने सर्कुलर अगर लूप लिया है तो उस केस में क्या लिखेंगे, 2 पाई r लिखा जाएगा। अब एक काम करो, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, B डॉट DL की वैल्यू निकल के आई है। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं या इसी को आगे सॉल्व कर दो, B की वैल्यू पुट कर दो, पता तो है क्या है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई में 2 पाई r, इनटू में क्या लिखा जा सकता है 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, देखो म्यू नॉट I निकल के आएगा। और ये देखो क्या लिखा गया है, B डॉट DL कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर निकल के आया, म्यू नॉट I के बराबर निकल के आया। क्या यही एम्पियर्स लॉ नहीं है, देखो यहां पर यही तो एम्पियर्स लॉ है। ये देखो लिखा गया है B डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I लिखा जाता है, वही लिखा गया है। इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये फार्मूला लगा करके प्रूफ करना पड़ेगा, ये आना चाहिए, क्योंकि हम बायोसावर्ट लॉ में इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी डेराइव कैसे किया जाता है वो सारी चीजों को देखेंगे। जो फार्मूले ऑलरेडी हमारे पास हैं उन फार्मूलों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले यहां पर डेराइव करेंगे। तो पहला हमारा डेरिवेशन एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ में, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें कंसीडर करना हो, कोई पॉइंट दिया गया हो, निकालना हो, और वो सिलेंड्रिकल वायर हो, इसका ग्राफ पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड फार्मूले पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे हम पूछेंगे, देखो यहां पर एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी रेडियस r दे रखी है और इसमें जो I करंट है यूनिफॉर्म इसके अंदर फ्लो कर रही है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका यहां से यहां तक का, उसमें I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इससे बाहर एक पॉइंट P कंसीडर किया जाता है r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड।
यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना तो क्या करो, यहां से करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका टॉप व्यू बना लो इधर साइड। देखो टॉप व्यू बना हुआ है, तो टॉप व्यू को अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये जो हम लोगों ने पी से सर्किल खींचा है, सर्किल पूरा हमारा इस बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, और जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमारे पास। तो अगर सिलेंडर इस तरह से दिखाई देगा और ये आ गया इस प्लेन के अंदर, तो क्या करो, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, छोटा सा एलिमेंट ले लो, तो इसकी वजह से क्या होगा, बी इधर ही तो बनेगा, करंट कैरिंग वायर जैसा ये बिहेवियर रखेगा। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो तो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होगा, इसका मतलब बी इधर साइड होगा, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि डीएल भी इधर की तरफ है। ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि डीएल भी इधर ही की तरफ है। ये हो जाएगा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, तो उसके लिए गाइडलाइन में देखो पॉइंट दिया गया था b इंटू एल, डायरेक्ट लिख दिया करो। तो यहां पर लिख दो b इंटू में एल होती टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, वो कितनी हो जाएगी 2πr। इसको किसके बराबर करना, म्यू नॉट आई के बराबर करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा, ऐसे लिख दो एक बार, b डॉट dl, इक्वेशन फर्स्ट, यहां से लिख दो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू लिखा जाता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। बताओ जो यहां P से सर्किल बनाया गया पूरा, उसके अंदर टोटल करंट कितनी, वही करंट होगी जो इस सिलेंडर में है। तो सिलेंडर में कितनी करंट है, वो I है। ये सेकंड इक्वेशन लिख दो, यहां पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, LHS, ये देखो इसके बराबर, ये इससे बराबर करवा दो। तो यहां b इंटू में 2πr इज इक्वल टू में लिखा जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहां से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2π, यहां पर i डिवाइडेड बाय में r निकल के आएगा। देखो ये वही रिजल्ट निकल के आया जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर जो होता है करंट कैरिंग वायर, उसकी वजह से बनता है, वही तो फील्ड है। ये सेम फील्ड लिखा गया है, ये सेम फील्ड लिखा गया कुछ इस तरह से। यहां पर देखो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r दिया गया है, ग्राफ बनाने में काम आएगा, लिखते जाओ। तो जब तक हम बाहर वाले पॉइंट की बात करेंगे, मतलब आउटसाइड द सिलेंडर, तो उस पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यही बात करते हैं अगर सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए अगर बात करोगे तो इसका टॉप व्यू इधर बना दिया गया है, सरफेस पर वो पॉइंट r के बराबर हो जाएगा, यही होगा इसका एम्पीरियन लूप। और अगर यही एम्पीरियन लूप होगा तो यहां पर देखो b इंटू में 2πr लिखा जाएगा, तो 2πr में कैपिटल R लिख देंगे, इज इक्वल टू में टोटल करंट तो अभी भी वही रहेगी, तो टोटल करंट अभी भी आई है। तो यहां से b देखो क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 2π, और यहां पर लिखेंगे i डिवाइडेड बाय में कैपिटल R, बस इतना ही बदलेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है, देखो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये, तो सरफेस पर तो कांस्टेंट हो गया, ये सरफेस पर कांस्टेंट है, और यहां पर आउटसाइड पॉइंट पर ये वैरी कर रहा है r के रेस्पेक्ट में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। और अगर बात करें इनसाइड पॉइंट पर, तो इनसाइड पॉइंट के लिए थोड़ी हमें मैथ लगानी पड़ेगी, एलिमेंट्री मैथ। देखो कैसे, इसके अंदर P पॉइंट अब इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला जाएगा तो यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रही इसके अंदर आई, तो क्या इस सर्किल से, जो सर्कुलर यहां लूप लिया गया, इस सर्कल से पूरी की पूरी करंट फ्लो करेगी, नहीं, अब बटेगी करंट। तो ऐसे याद रखो, I करंट फ्लो कर रही है कितने से, πr स्क्वायर से। यूनिटरी मेथड, सिंपल, वेरी सिंपल, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। I जैसे 1 मोल से रिएक्शन करता है, 1.5 से कितना करेगा, ये से कुछ है। तो देखो I एम्पियर करंट फ्लो करती है πr स्क्वायर से, तो अगर यूनिट एम्पियर करंट की बात की जाए, ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसा उल्टा लिख लो, πr स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट फ्लो करती है, I, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट फ्लो करेगी, I डिवाइडेड बाय में πr स्क्वायर। हमें कितने से चाहिए, तो स्मॉल r ये डिस्टेंस है, तो यहां लिख दो स्मॉल πr स्क्वायर से फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, I डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर इंटू में यहां पर लिखेंगे पाई स्मॉल r स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व कर दो तो ये निकल के आएगा I डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर और इंटू में बन जाएगा r स्क्वायर। ये हो जाएगी करंट जो बेसिकली इससे फ्लो करेगी। तो जब I लिखेंगे I नेट, तो I नेट की वैल्यू इतनी लिखी जाएगी इस बार। सही है। अब हमारा डिस्कशन ही होगा P पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वैसे ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अगर चल रहा होगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो वो तो डायरेक्ट लिखा जाता है B इंटू 2 पाई आर।
लिखते हैं ना, b इंटू 2 पाई आर, b इंटू टोटल लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई कितना निकला है, देखो i डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल r का स्क्वायर बन जाएगा। इसी को इजिली सॉल्व कर दो तो b निकल के आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर लिखेंगे i डिवाइडेड बाई में r का स्क्वायर इंटू में यहां स्मॉल r लिखेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर जो b निकल के आया बेसिकली वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। तीनों केस देख लिए, बाहर सरफेस पर और आउट वो इनसाइड पॉइंट पर। तो इनसाइड पॉइंट के लिए ऐसा होगा, ये b क्या है, इनसाइड है, तो b इनसाइड होगा तो कुछ इस तरह का होगा, और यहां पर b आउट सरफेस पर होगा तो कुछ ऐसा होगा, और आउटसाइड पॉइंट पर ऐसा होगा। अब पेपर में अगर इसका ग्राफ पूछा जाए बनाना है तो ग्राफ बना दो। अगर 4 ऑप्शन दिए जाएं इसका सही ग्राफ कौन सा होगा तो चूज कर पाओ, उसके लिए ग्राफ खींच देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। यहां से देखो, मान लेते हैं कि हम यहां मार्क कर देते हैं, सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इधर क्या है, स्मॉल r दिया गया है, इधर मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया है। तो अगर हम सरफेस से बढ़ना शुरू करते हैं, सरफेस से मतलब सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो ये क्या करता है, लीनियरली बढ़ता है, ये लीनियरली बढ़ता है सामने की तरफ। और सरफेस पर जब हम पहुंच जाते हैं, सरफेस पर जब हम पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होता है तो कितनी वैल्यू रखता है, हम लोगों ने लिखा कितनी रखता है, तो यहां पर ये 0 था, 0 से बढ़ना शुरू किया तो यहां पर b जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्मॉल r के, और जब ये सरफेस पर पहुंच गए तो यहां पर क्या निकल के आया, ये b मैक्स है, b मैक्स है, और वो कितना लिखा गया, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई में 2 पाई कैपिटल का r लिखा जाता है, ये मैक्सिमम हो गया। उसके बाद ये अब घटना शुरू करेगा, घटना शुरू करेगा तो कुछ ऐसा होगा इसके साथ, यहां पर जो b होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा स्मॉल r के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्मॉल r के। तो जब कभी भी ग्राफ बनाना हो तो इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं b वर्सेस r का, किसी सिलेंड्रिकल वायर के लिए। ये पॉइंट्स थे यहां पर, ये कैसे कैसे डेराइव कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को यहां पर डिटेल में बाहर निकाल के समझाया गया है। इस तरह से डेरिवेशन किया जाएगा और उसका जो ग्राफ खींचा जाएगा कुछ ऐसा होगा। पूछा गया है क्वेश्चन, वो पूछा गया है, वो कंप्लीट सॉलिड नहीं था सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर था, लेकिन उसकी कुछ इनर और आउटर रेडियस दी थी, उसके लिए ग्राफ कैसे बनता है वो क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम उसका डिस्कशन भी करेंगे, तो कैसे निकाला जाता है अगर वो पता होता है तो उसको हम सही से कर पाएंगे। अगला पॉइंट हमारा, अगला डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, मतलब अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाहर सरफेस है जिसपे करंट फ्लो कर रही है। तो सरफेस में अगर करंट फ्लो करेगी इसका मतलब थिकनेस इसकी बहुत कम होगी, थिकनेस बहुत कम होगी तो क्या करो, बाहर कोई पॉइंट कंसीडर करो और उसका टॉप व्यू बनाओ, टॉप व्यू बनाओ, r डिस्टेंस पर चले जाओ, टोटल करंट इसी से पास करेगी, तो यहां पर फार्मूला वही बनेगा, म्यू नॉट i बनेगा इसके लिए, और यहां पर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ही तो लिखा जाएगा, तो b इंटू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितनी, 2 पाई r हो जाएगी डायरेक्ट। देखो b कांस्टेंट हो जाए, यही हम चाहते हैं। यहां से b की वैल्यू निकालोगे क्या निकल के आएगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर लिखा जाएगा i डिवाइडेड बाई में r। ये फार्मूला निकल के आएगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। ये फार्मूला और पहले वाले फार्मूले दोनों के दोनों सेम है। सरफेस पर चले जाओ तो सरफेस पर भी वही लिखोगे, b इंटू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ 2 पाई r इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट टाइम्स i कितना, सरफेस पर मतलब ऑलमोस्ट करंट उसी से पास होगी, तो ये i लिख दिया गया, तो यहां से b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, यहां पर जो r लिखा जाएगा वो कौन सा r होगा, कैपिटल R होगा, 2 पाई कैपिटल का R बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहां पर i डिवाइडेड बाई में कैपिटल का R बन जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट पर चले जाएं, अंदर के साइड, ये तो हॉलो है, हॉलो है तो क्या अंदर कोई करंट है, नहीं करंट है, तो यहां पर अगर हम लिखेंगे b इंटू 2 पाई r, ऐसा लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट इंटू में 0 लिखा जाएगा, कोई करंट ही नहीं, तो कोई करंट नहीं तो b की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 0 लिखी जाएगी। तो इनसाइड पॉइंट पर 0 निकल के आया, सरफेस पर ये निकल के आया, और आउटसाइड पॉइंट पर ये निकल के आया। यहां पर देखो b r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है, ठीक है। यहां पर b कांस्टेंट है और यहां पर b 0 है। अब अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसा होगा एक बार बताओ फिर से।
ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ये ग्राफ बनेगा। यहां पर जब तक हम सरफेस पर नहीं पहुंचेंगे, ये ऐसा कुछ, ये देखो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक फील्ड जीरो रहेगा। तब तक फील्ड जीरो रहने का ये मतलब है, इधर देखो ऐसा रहने वाला है, ये फील्ड जीरो रहेगा, 0 0 है। उसके बाद जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे फील्ड बनेगा, फील्ड बनेगा, इस बार यहां पर फील्ड बन जाएगा और उसके बाद में फिर ये घटने लगेगा। यहां पर फील्ड होगा इसके पास, उसके बाद फिर से ये घटने लगेगा। इधर R है, इधर B है। यहां पर क्या होगा, तो ये B मैक्स होगा, और B मैक्स कितना लिखा, जो पहले लिखा था वही आएगा, μ0/2 I डिवाइडेड बाई में कैपिटल R बनेगा। यहां पर देखो क्या है, B इज इक्वल टू 0 है, इसके आगे B बनेगा और यहां पर क्या निकल के आया, ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। तो देखो इसके ग्राफ में और इससे पहले वाले ग्राफ में एक सिमिलैरिटी है, इसके आगे तो मैच करता है, इसके पहले मैच नहीं करता, क्योंकि अंदर इसमें कोई करंट नहीं तो फील्ड बनेगा 0। वहां पर अंदर करंट थी तो वहां फील्ड बन रहा था, लीनियरली बढ़ा, उसके बाद में घटने लगा, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ दोबारा से घटने लगता है। तो ये घटने वाला तक तो ठीक है, इससे पहले वाला चेंज है, ध्यान रखना इन दोनों बातों का। इसके आगे पॉइंट्स दिए गए हैं कि फील्ड ड्यू टू अ लार्ज एंड थिक करंट कैरिंग सीट। ठीक है, एक कोई करंट कैरिंग सीट है, थिक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये दे रहे हैं। क्या है वो, तो ये बता रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस दे रखी है यहां से यहां तक की थिकनेस, वो W है। क्या है वो, W है, मान लो W है, या फिर D दे रखे हैं, जो भी मानना मान लो, चलो मान लेते हैं D है। ये थिकनेस कितनी है, D है। यहां पर हमारा ये कंसर्न है कि अलग अलग पॉइंट्स पर हमें कैलकुलेट करना है फील्ड। तो एक काम करो, बाहर एक कोई पॉइंट ले लो, सपोज यहां कोई पॉइंट है, तो वहां से जाने वाला हमें क्या करना होगा, एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। देखो एम्पीरियन लूप बना दिया। पॉइंट कहां है, यहां कहीं पर पॉइंट है जिस पर हमें फील्ड चाहिए। यहां पर पॉइंट है P जिस पर हमें फील्ड चाहिए। ठीक है, फील्ड चाहिए। तो फील्ड निकालने के लिए जो ये लूप लिया है इसको नाम दे दो, फील्ड को नाम दे दो। क्या नाम, यहां पर A है, यहां B है, यहां C है और यहां पर D है। ठीक है, ये D हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये X है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी X है, और जो टोटल इधर की है वो Y है। मानना है ना, मान लो ये टोटल कितनी है, Y है। और यहां पर चार्ज सरफेस या करंट डेंसिटी लिख दो डायरेक्ट, करंट डेंसिटी ये कितना दे रखा है, तो ये बराबर दिया गया है J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, इसमें करंट है। इसका कौन सा व्यू आपको दिखाया गया है, तो इसका व्यू ऐसे दिखाया गया। मान लेते कोई सीट है जो इतनी कुछ मोटाई की है, इसकी थिकनेस कुछ है, ये इधर से अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इधर से अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर की तरफ जाएगी तो हम लोगों ने देखा था, इसका डेरिवेशन तो पहले भी कर चुके, दोबारा यहां एम्पियर्स लॉ लगा करके कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो फील्ड बनता है राइट साइड में बनता है, इसके नीचे जो फील्ड बनता है वो लेफ्ट साइड में बनता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं इसके अंदर भी। ठीक है, वो तो डिस्कशन नहीं है हमारा। B यहां पर बनेगा और इसमें जो B बनेगा वो यहां पर बनेगा। सही है, इसमें रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। अब डायरेक्शन ऑफ लूप तो हम डिसाइड करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ लूप डिसाइड करो। सपोज हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ लूप डिसाइड किया इस तरह से, ये है, ये इधर है, फिर इसमें इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ, फिर इसमें इधर की तरफ, वापस इधर की तरफ जा रहे हैं। अब देखते जाओ और बताते जाओ सारी चीजों को। यहां पर ये रेफरेंस वाली लाइन है, ये क्या है, रेफरेंस है। इसके ऊपर फील्ड राइट साइड में, इसके नीचे फील्ड लेफ्ट साइड में है। तो एक काम करो, यहां से यहां चलना शुरू करो, फिर यहां से यहां चलो, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां चलो। ठीक है, अगर हम अलग अलग केस में चलते हैं, यहां से यहां चलते हैं। अब इसमें फील्ड देखो राइट साइड में, देखो जहां पर
हर एक चीज को लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे चीजों को। ए से लगा करके अगर बी तक हम चलें तो यहां पर फील्ड भी राइट साइड में, चल भी रहे हैं राइट साइड में, तो डीएल भी उधर, बी भी उधर, दोनों के बीच का एंगल 0। तो उस केस में क्या लिखते हैं, इस वाले पाथ के लिए लिखा जाएगा बी इंटू में यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो लिखी जाएगी एक्स। सही है, ये हो गया बी डॉट डीएल। इस वाले पॉइंट को देखो, डीएल आएगा डाउनवर्ड और बी कहां है, राइट साइड में है। इसके लिए देखो, इसके लिए लेफ्ट साइड में दोनों के बीच का एंगल 90 आएगा। तो इसके लिए अगर लिखें क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, किस वाले पॉइंट के लिए, बी से लगा करके सी, तो बी से लगा करके सी तक ये आएगा 0। यहां पर लिखना होगा तो लिख देना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है। इसी तरह से यहां सी से डी की तरफ आओ, तो अगर सी से डी की तरफ आते हैं तो फील्ड भी इधर की तरफ है और डीएल भी इधर की तरफ, तो इसे क्या लिख सकते हैं, बी इंटू में एक्स लिखा जाएगा। सही है ना। वापस से इधर वाले में देखो, इधर फील्ड इधर की तरफ, उधर फील्ड उधर की तरफ, दोनों के बीच में फिर से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस वाले के लिए फिर से लिखा जाएगा बी डॉट डीएल, किस वाले के लिए, डी से लगा करके ए के लिए, ये फिर से 0 बनेगा क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री बनेगी। आई थिंक पूरे पाथ को समझ लिया होगा। अब बस इनको इकट्ठा कर लो और सॉल्व कर दो। बोलो, सबसे पहले यहां पर b इंटू एक्स बनेगा, ये b इंटू एक्स बनेगा, दोनों का 0 हो गया, तो यहां पर बनेगा 2bx इज इक्वल टू में टोटल करंट। तो करंट क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू लिखा जाएगा J इंटू ए। तो J तो ठीक है, करंट डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे। एरिया क्या होगा, तो x इंटू में d लिखा जाएगा। क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट टाइम्स I। I क्या है, J इंटू एक्स इंटू में d बन जाएगा, बनेगा ना, म्यू नॉट टाइम्स I। तो यहां से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, b निकल के आएगा हाफ ऑफ म्यू नॉट टाइम्स j इंटू में d लिखा जा सकता है। देखो कांस्टेंट निकल के आया अगेन, तो यहां से निकल के आता है आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ ऑफ म्यू नॉट टाइम्स j इंटू d लिखी जाएगी। इसी तरह से इसके बाद बात करते हैं कि अगर इसके अंदर आउटसाइड पॉइंट पर देख लिया क्या होता है, हाफ ऑफ म्यू नॉट इंटू में d इंटू में क्या लिखा जाता है, j लिखा जाता है। लेकिन अगर इन साइड कोई पॉइंट लिया जाए, जैसे यहां पर इन साइड पॉइंट यहां कहीं पर लिया जाता है और वो पॉइंट है P, ठीक है। यहां से यहां की जो इसकी अब की बार डिस्टेंस है वो सपोज y दे रखी है, ये y दे रखी है। इससे यहां पर ये x चले गए ऊपर हम, और इसके रेफरेंस पॉइंट से x नीचे चले गए। इसका मतलब ये 2x दिया गया है बेसिकली। तो अगर ये 2x दिया जाएगा तो यहां से देखो अगेन ABCD लिखना चाहो तो लिख दो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C है और ये D है, यही तो बनता है। तो ABCD लिख दिया, यहां से यहां कितना लिखा जाएगा और यहां से यहां, तो यहां से यहां लिखेंगे तो इस वाले लाइन में लिखा जाएगा B इंटू वाई, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिखा जाएगा B इंटू वाई। तो हमारे पास रिजल्ट बेसिकली ये निकल के आएगा 2by, ये बन गया क्लोज इंटीग्रल। और इसको बराबर करेंगे म्यू नॉट टाइम्स यहां पर j इंटू में एरिया, तो j इंटू में एरिया क्या लिखा जाएगा, 2x इंटू में y, तो इसे लिख सकते हैं 2x इंटू में y लिखा जा सकता है। यहां से देखो x से x, y से y कैंसिल हो रहा है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली b की जो वैल्यू निकल के आएगी, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट टाइम्स j इंटू में x लिखा जाएगा। देखो ऐसा होगा, ये बनेगा। और अगर इसका वेरिएशन बनाना चाहें, इसका वेरिएशन तो इधर बना लेते हैं। ये तो अंदर पॉइंट पर हो गया, ये हमारे पास बाहर वाले पॉइंट पर हो गया। ये देखो लीनियरली बढ़ रहा है, तो लीनियरली बढ़ेगा तो इधर बनाओ। अभी ग्राफ खींचे ना, उसी तरह से इसे भी खींच दो, ये ऐसा, उसके बाद में इधर की तरफ ऐसा, रेफरेंस लाइन है ये, यहां पर ये x है और इधर लिखा गया है b, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो यहां से ये लीनियरली ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इधर ये इधर की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कहां पर होगा, तो कांस्टेंट देखो क्या है, बाहर वाले पॉइंट पर देखो कांस्टेंट निकल के आया था, कितना आया था, हाफ ऑफ म्यू नॉट टाइम्स x इंटू डी। तो x की वैल्यू अगर d/2 हो जाए, x की वैल्यू अगर d/2 रख दी जाती है, यहां से देखो ये पॉइंट है, x की वैल्यू अगर हम d/2 रख देते हैं, x इज इक्वल टू में d/2, तो यहां पर जो फील्ड बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा और उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा। यहां पर x की वैल्यू क्या है, -d/2, ये इस तरह से लगातार बढ़ेगा। यहां पर जो b था वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया, यहां पर भी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा, दोनों साइड बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है।
इसका मान कितना होता है, तो ये होता है हाफ ऑफ म्यू नॉट टाइम्स, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहां से यहां बढ़ता है होता है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी लिखी जाती है, तो जे इंटू में डी लिखा जाता है। सेम नेगेटिव में ये लिखा जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सीट है ये, थिकनेस कुछ दे रखी है, इनसाइड पॉइंट पर ऐसा, आउटसाइड पॉइंट पर ऐसा होगा। अब इसके आगे बात करते हैं फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, तो म्यू नॉट एन आई निकल के आता है, रिजल्ट जानते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 निकल के आता है इन केस ऑफ फाइनाइट लेंथ अगर फाइनाइट होती तब के लिए। तो ये क्या होता है, बेसिकली पिछली क्लास में देखा था कि क्या करते, कार्डबोर्ड के ऊपर n नंबर ऑफ टन्स लपेट दिए जाते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के, और उसमें करंट फ्लो की जाती है, तो इसमें एन और एस बनते हैं, जिसकी वजह से ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। इस फिगर को थोड़ा इस तरह से दिखाया गया है। देखो यहां पर करंट एंटर कर रही ना, तो करंट यहां से एंटर कर रही है, तो इसमें इधर से इधर की तरफ जाएगी, इस तरह से कुछ बनेगा। देखो यहां पर फिगर जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा। इधर से करंट आई, इधर चली गई। अब इसमें इधर की तरफ डायरेक्शन असाइन कर दो, ये करंट होगी, एक्चुअली ये करंट होगी, और वापस इधर करंट चली जाएगी। तो यहां से करंट एंटर करती है, तो यहां से देखो ऊपर से करंट बाहर निकल रही है, और बाहर निकलने यहां पर सिर्फ ऊपर वालों को देखना, यहां 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 यहां, इधर वालों को देखो सिर्फ इनको, तो इनसे करंट बाहर आ रही। तो इनसे अगर करंट बाहर आएगी तो बाहर आने वाली करंट को डॉट से दिखा देते हैं, और इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही नीचे से, तो नीचे को क्रॉस से दिखाया जाता है। मतलब इसका एक व्यू यहां पर बनाया गया, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है नियरली यूनिफॉर्म होता है। इस बात को हम लोगों ने प्रूव किया था। तो क्या करते हैं, हमें इसके अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। फील्ड जो बनेगा इसमें किधर की तरफ बनेगा, बी इधर की तरफ बनेगा। देखो कैसे, यहां पर इस तरह से, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इधर एंटर करेंगी, तो इसमें कुछ इस तरह ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट साइड में बनेगा तो क्या करो, इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो अंदर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करें, या चलो बेसिकली ये ऐसा है, ये रेफरेंस लाइन को लेकर के एक पॉइंट कंसीडर किया गया है, ऐसा पॉइंट, ठीक है। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड चाहिए, इस पी पॉइंट पर फील्ड चाहिए, नियरली यूनिफॉर्म बनता है, तो इसके अंदर कहीं पर भी लिखो यूनिफॉर्म रहेगा। अब डिसाइड ये करो कि ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, सही है ना। तो अगर ए बी सी डी बन गए, तो यहां पर बाहर देखो, ए से लगाकर के बी, ये क्या है, वेरी फार, बहुत दूर है। और ये वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड की है हम लोगों ने, ये डायरेक्शन ऑफ लूप है। तो डायरेक्शन ऑफ लूप अगर इस तरह से डिसाइड करेंगे तो ये बहुत दूर है, बहुत दूर होगा, तो इसके लिए हम बी लिख देंगे कि वहां बी है ही नहीं, जीरो लिखा जाएगा। तो यहां पर ए से लगा करके बी तक अगर जाते हैं तो जो बी डॉट डीएल निकल के आएगा दैट शुड बी जीरो, ठीक है। यहां पर डीएल नीचे की तरफ, बी राइट साइड में आएगा, तो यहां पर भी बी से लगा करके सी तक जाएंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो निकल के आएगा वो भी क्या होगा, जीरो बनेगा। इस वाले की बात करें, इधर वाले की, तो इसके लिए भी सेम वही रिजल्ट मिलेंगे। क्या मिलेगा यहां पर, कहां से कहां तक जाना है, देखो कहां से कहां तक जाना है, तो ये जाना है डी से ए, तो क्लोज इंटीग्रल डी टू ए बन जाएगा बी डॉट डीएल, ये भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। किसकी वजह से जीरो बन रहे हैं, तो इनकी वजह जीरो बनने की, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां लिखना होगा तो लिख देना, थीटा इज इक्वल टू 90 की वजह जीरो बनाइए, यहां भी थीटा इज इक्वल टू 90 की वजह जीरो बना, cos 90 जीरो होता है। यहां पर सिर्फ एक ये साइड बची है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी टू डी बी डॉट डीएल। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है, डिसाइड हम इधर की तरफ कर रहे हैं। करंट को पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है वो तो डिसाइड करेंगे हम। करंट आ रही बाहर की तरफ, तो करंट बाहर की तरफ आ रही है, और हम ये जो लूप की डायरेक्शन डिसाइड किए हैं वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जो करंट लिखी जाएगी वो नेगेटिव लिखी जाएगी, और वैसे भी बी को वो नेगेटिव जैसे है वैसे करवा देगी। तो हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो भी कुछ बदलने वाला नहीं, वो जीरो रहेगा, 90 90 जीरो रहेगा, और इसकी वजह से बी राइट साइड में और ये भी राइट साइड में बनेगा, तो करंट को पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को, थंब जाएगा आप लोगों की तरफ, ये करंट जो है वो आप लोगों की तरफ आ रही। तो इस वाले जोन को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, कहां से कहां, ये हो जाएगा डी टू सी, ये लिखा जाएगा बी डॉट डीएल, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इंटू लेंथ, लेंथ यहां से यहां पता नहीं, मान लेते हैं ये कितनी है, एक्स है, सपोज एक्स है, तो इसे लिख देते हैं एक्स, ये बन गया। अब इसके अंदर की करंट निकालनी है, तो करंट निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद होगा पर यूनिट लेंथ,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होते थे, वो लिखे जाते थे स्मॉल एन, ये स्मॉल एन लिखे जाते थे। तो x में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो x लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो लिखे जाएंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ x इज इक्वल टू n इंटू एक्स बनेंगे। और पर टर्न करंट कितनी है I, तो हर एक करंट में I टर्न, मतलब हर एक टर्न में I करंट होगी, तो इसने टोटल करंट मतलब टोटल जो टर्न्स निकल के आए इसमें करंट निकालने के लिए Ni से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां पर ये जो निकल के आएगा बेसिकली, यहां से बात करें, इधर है जगह, ठीक है जगह इधर। यहां पर अगर बात करते हैं, बाहर कोई पॉइंट अभी देखेंगे, यहां पर ऐसा है, या इसको यहीं दिखा रहे हैं, तो बाहर पॉइंट पर बाद में बात करेंगे। इसमें यहां सिर्फ a कितना निकल के आया, b इंटू एक्स, तो ये निकल के आया b इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट लिखा जाता है। टोटल करंट का मतलब क्या है, यहां पर n इंटू में x टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, हर एक टर्न्स में करंट कितनी I है, तो यहां से देखो x कैंसिल हो जाएगा, b क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट टाइम्स Ni निकल के आएगा इनसाइड पॉइंट के ऊपर। देखो यूनिफॉर्म है, नियरली यूनिफॉर्म है, इसके अंदर अगर फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं तो उस केस में ऐसा कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। फील्ड यहां से मतलब करंट यहां से आएगी, यहां करंट एंटर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में बनेगा। ये तो हो गया इनसाइड पॉइंट पर। यहां पर बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए तो क्या होगा, तो आउटसाइड पर पॉइंट कंसीडर किया जाए तो वहां पर कोई फील्ड बनने वाला है नहीं। एक बार इसे प्रूफ कर लेते हैं, एक मिनट। देखो यहां पर ये लिखा गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ये लूप डिसाइड करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कुछ, ये एक लूप डिसाइड किया गया है। ये एक ऐसा लूप है, ठीक है। अगर इस लूप की बात करें तो नाम लिखना चाहो A B C D, चाहे जिधर जाओ फर्क नहीं पड़ता है, बस डायरेक्शन वो अपोजिट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप हो जाता है। ये हो गया B, ठीक है। अब अगर बात करें यहां से A से B की तरफ बढ़े, इधर ऐसा बढ़ लेते हैं, इधर से इधर की तरफ बढ़े, फिर इधर से इधर की तरफ बढ़े, वापसी इधर से इधर की तरफ बढ़े। इसमें देखो यहां पर जितने क्रॉस लगे उतने डॉट लगे हैं, इसका मतलब है जितनी करंट बाहर आ रही उतनी करंट अंदर जा रही है। तो अगर हम यहां से लिखते हैं, ये जो लूप की डायरेक्शन डिसाइड की है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इन आउट गोइंग का मतलब जो इसके इनटू द प्लेन करंट होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब ये करंट पॉजिटिव, तो ये करंट निगेटिव लिखी जाएगी। तो लिखना चाहो तो लिख दो, ये पॉजिटिव करंट है, पॉजिटिव करंट है, और ये करंट जो कैसी है वो निगेटिव करंट है, निगेटिव करंट है। तो पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट मिलकर के यहां पर टोटल करंट अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0। और टोटल करंट अक्रॉस द लूप अगर 0 हो जाएगी, इन दैट केस अगर कोई पॉइंट लिया जाएगा, जैसे यहां पर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं P, इस पॉइंट पर अगर फील्ड लिखा जाए B आउटसाइड, तो वो क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर तो फील्ड होता है, बाहर फील्ड 0 रहता है, क्योंकि जितनी करंट उसमें एंटर करेगी उतनी करंट वहां से बाहर भी निकलेगी, ओवरऑल करंट 0 बनेगी। तो यहां पर आउटसाइड पॉइंट पर भी 0 बनेगा, इनसाइड पॉइंट पर जो B बनेगा नियरली यूनिफॉर्म रहने वाला, म्यू नॉट टाइम्स Ni लिखा जाएगा। और अगर ये फाइनाइट की होगी तो उस केस में जो हमारी यहां पर कैलकुलेशन हो रही वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसके लिए हम उसे बायोट-सावर्ट लॉ से कर लेते हैं। याद होने चाहिए दोनों फार्मूले। अब बात करते हैं टोराइड के बारे में। टोराइड बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में पहली बार बात कर रहे हैं। तो अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है, लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसके दोनों एंड को पकड़ करके मिला दो, एंडलेस सोलेनॉइड जो होती है उसे हम टोराइड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, एंडलेस जो सोलेनॉइड होती है उसी को टोराइड कहा जाता है, जिसमें कोई मतलब सिरा ना हो, कोई एंड ना हो। कोई एंड होने का मतलब दोनों को मिला दिया एक ही साथ, तब ऐसा होता है। इसको बनाया देखो कैसे जाता है। देखो यहां पर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ, ये ऐसा है, यहां से करंट इसके अंदर एंटर करवा रहे हैं, तो इसके अंदर करंट एंटर करवाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से इसमें लपेटे जाते हैं, ये इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे जाते हैं, ये ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से लपेटे जाते हैं, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से लपेटे गए।
ये कॉपर वायर होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, इनको लपेटा जाता है इसके ऊपर। ये हो गया, करंट आई यहां से बाहर निकल आएगी। डायरेक्शन डिसाइड करवा दो, यहां से करंट इधर जाएगी, करंट की डायरेक्शन देखो ये निकल के आ रही है, करंट की डायरेक्शन ये देखो निकल के आ रही है, ऐसी कुछ। ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसके अंदर जो फील्ड बनता है अगेन यूनिफॉर्म बनता है, नियरली यूनिफॉर्म बनता है। यहां पर देखो जो बाहर वाली साइड है उसमें करंट निकल रही है और जो अंदर वाली साइड है उसमें करंट एंटर कर रही है। तो बाहर निकलने वाली जो करंट होती है उसको यहां पर दिखाया गया है डॉट से, और इसके अंदर जो करंट एंटर कर रही है उसको दिखाया गया है यहां पर क्रॉस से। डॉट क्रॉस क्यों बनाया गया, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, इनको हटा देते हैं अभी। लेकिन जो हमारा डिस्कशन है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पर एक डिसाइड की जाती, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास दिया गया है ए है, इसकी रेडियस ए है, और फाइनली ये जहां जो दिया गया है इसकी रेडियस कितनी बी है, और यहां पर जो आर है तो क्या है, आर इज एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस डिसाइड की जाती है, एवरेज रेडियस है, एवरेज रेडियस। अब क्या करना है, हमें अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करने और उनकी वजह से फील्ड निकालना है। यहां पर इसका कहीं पर सेंटर होगा, सेंटर ओ होगा, एवरेज रेडियस इसकी आर है। तो अगर हम अलग अलग पॉइंट्स पर फील्ड निकालें, जैसे बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट इधर है इधर ही बात करना शुरू करते हैं। तो इनसाइड पॉइंट पर लिखो, आउटसाइड पॉइंट पर लिखो, चाहे जैसे। तो इनसाइड पॉइंट पर अगर लिखा जाए फील्ड, तो इनसाइड पॉइंट के लिए यहां पर एक एम्पीरियन लूप ले लिया। इस एम्पीरियन लूप की वजह से यहां पर आर डिस्टेंस पर है, ये एम्पीरियन लूप आर डिस्टेंस पर है। ये जो डॉटेड वाला लूप बनाया गया वो एम्पीरियन लूप है। अब यहां पर हम डिसाइड करना चाहते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका जो ओरिएंटेशन इधर की तरफ मानो, मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ लूप, हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि करंट को पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, बस इसी वजह से, और कोई खास रीजन नहीं। नेगेटिव लिख लोगे तो माइनस आएगा, मतलब वो बी की नेगेटिव डायरेक्शन शो करेगा, बस इतना है। अब ये डायरेक्शन अगर हमने लूप की डायरेक्शन डिसाइड की है और यहां कहीं पर कोई पॉइंट लिया गया है जिसका नाम है पी, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां पर लिख देते हैं इनसाइड, इनसाइड पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू चाहिए हमें, ए पार्ट है ये, ऐसे लिख दो, इनसाइड पार्ट ए। इनसाइड पर अगर हम बात करते हैं तो यहां से देखो, इस वाले में अगर डॉटेड वाले को देखो तो इसकी वजह से जो करंट है वो अंदर की तरफ है, वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव असाइन कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लूप। तो यहां पर इनसाइड पॉइंट पर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, अगर करंट अंदर की तरफ जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी की डायरेक्शन में बनेगा, सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिख देते हैं, बी इंटू टोटल लेंथ लिखी जाएगी 2 पाई आर, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बी इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स आई लिखा जाएगा। अब आई क्या लिखा जाएगा वो नहीं पता चल रहा है, आई होती टोटल करंट पर यूनिट, जो भी करंट लिखी जाती है, मतलब एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए उसी के रेस्पेक्ट में यहां पर डिसाइड करते हैं कि स्मॉल एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, 2 पाई आर लिखा जाता है, यही तो होता है, सही है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में ऐसा कुछ हो रहा होगा तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां बोलो तो यहां लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में क्या लिखा जा सकता है, आई लिख सकते हैं। फिर से ध्यान से, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इस ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n जितने यहां होंगे बाहर भी उतने ही होंगे, क्योंकि जितने भी यहां से वायर एंटर करेंगे उतने ही तो वायर बाहर आएंगे। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, यहां पर लिखना होगा तो लिख देना n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को n से लिख दिया जाए तो यहां पर जो करंट लिखी जाएगी ये हो जाएगी आई नेट, ये क्या है, आई नेट है। तो आई नेट की वैल्यू इतनी निकल के आएगी, तो बी इज इक्वल टू देखो क्या बनेगा, म्यू नॉट, यहां पर लिख देते कैपिटल एन डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर लिखा जाएगा, इनटू में आई लिख सकते हैं, सही है, सही है। यहां पर देखो n बाई 2 पाई आर क्या है, n बाई 2 पाई आर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो यहां से लिखना चाहो तो लिख दो, क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट एन आई निकल के आएगा। यहां पर n की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी, यहां जो n निकल के आएगा वो n अलग है, यहां जो n निकल के आया वो n अलग है, यहां पर जो n निकल के आया वो n अलग है, फार्मूले दोनों के सेम निकल के आएंगे। तो ये तो हो गया इनसाइड पॉइंट पर। इनसाइड पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल इनसाइड पॉइंट,
बिल्कुल इनसाइड पॉइंट नहीं, हम बात कर रहे हैं इन द मटीरियल ऑफ टोरॉइड। इनसाइड पॉइंट का मतलब है इन द मटीरियल ऑफ टोरॉइड के बारे में बात किया है। अब बात करते हैं इसके अंदर वाले पॉइंट और इसके बाहर वाले पॉइंट्स के बारे में। तो देखो यहां पर कुछ इस तरह से डिसाइड करते हैं, इसको हटा दो यहां से, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यस सर, अब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कोई बाहर कोई पॉइंट लिया जाए। तो सपोज बाहर कोई पॉइंट लिया जाएगा तो उसका एम्पीरियल लूप कुछ ऐसा बनेगा, बाहर से आता जाता हुआ। तो क्या है, ये ऐसा बाहर से आता जाता हुआ लूप बना। और अगर कोई अंदर पॉइंट कंसीडर किया जाए, इसके मटेरियल के अंदर अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए तो सेंटर से पास, यहां सेंटर के चारों तरफ एक सर्किल बनाएंगे, सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया। तो यहां पर दोनों पॉइंट मार्क कर दो, एक पॉइंट यहां कहीं पर है P, यहां कहीं पर मान लेते हैं ये दिया गया है कैपिटल R। सही है, ये रेडियस जो दे रखी है यहां से यहां तक की स्मॉल r दे रखी है, यहां से यहां पर जो रेडियस दे रखी वो भी स्मॉल r, मतलब यहां r है वेरिएबल है, जो r है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है। सिर्फ देखना है इसे, बस अभी समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट लेते हैं सपोज एट पॉइंट P पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट पर देखो, अगर हम डिसाइड करते हैं ये है डायरेक्शन ऑफ लूप, तो डायरेक्शन ऑफ लूप डिसाइड करोगे तो जो क्रॉस लगे हैं उनको पॉजिटिव ले लोगे, जो डॉट लगे हैं वो निगेटिव हो जाएंगे, और क्रॉस और डॉट दोनों तो इक्वल नंबर में है। तो यहां पर टोटल जो करंट लिखी जाएगी आई नेट वही 0 हो गई। देखो, तो अगर आई नेट यहां से 0 लिखा जाएगा दैट मींस बी एट पॉइंट P विल बी 0। ये हो गया। अगला बात करते हैं एट पॉइंट कौन सा पॉइंट डिसाइड करो, आर पॉइंट पर बात करें। आर पॉइंट पर देखो उससे कवर होने वाली कोई करंट ही नहीं है, कोई ना कोई करंट एलिमेंट तो होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी I 0 है, वहां कोई करंट है नहीं, यहां I नेट 0, यहां I 0 है। तो अगर I 0 होगा तो B एट पॉइंट R जो लिखा जाएगा वो 0 लिखा जाएगा। यहां से देखो कितने आसानी से रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब बाहर आउटसाइड द टोरॉइड अगर बात करें और इनसाइड द टोरॉइड बात करें, मटेरियल के अंदर की नहीं, आउटसाइड द मटेरियल एंड इनसाइड द टोरॉइड अगर बात कर रहे होते हैं तो ये वाला पॉइंट होगा 0 फील्ड, ये आउटसाइड पॉइंट 0 फील्ड, और यहां पर इनसाइड पॉइंट था लेकिन वो पॉइंट था इनसाइड द मटेरियल ऑफ टोरॉइड। तो उस केस में निकल के आया म्यू नॉट एन की वैल्यू कैपिटल N बाई 2 पाई R लिखी जाएगी। यहां पर टोरॉइड का एक और बनता है क्वेश्चन, वो जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां देखेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर ना होकर के अगर रेक्टेंगुलर होता है, इन दैट केस जो इसके लिए लिखा जाता है फार्मूला वो कितना निकल के आता है, सबका डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए याद रखें कि ये होती है टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखी जाती है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पर। यहां पर लिखा जाता है, ये क्या है, ये बेसिकली है थिक, अगर कोई लार्ज सीट होती तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर कैसे लिखा जाता है। ये ग्राफ होता है हॉलो सिलेंडर का, ये ग्राफ यहां पर दिया गया ये होता है सॉलिड सिलेंडर का। ये एप्लीकेशंस हैं बेसिकली एम्पियर्स लॉ के, ये प्रूफ भी देखा, अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट है तो देख सकते हैं इसे। यहां पर गाइडलाइन देखी कि एम्पियर्स लॉ लगाया कैसे जाएगा, बेसिकली ये गाइडलाइंस है एम्पिरियन लूप चूज करने की। और साथ में यहां पर हम लोगों ने देखा था एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, उसको रिलेट करना सीखा। उससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको यहां डिस्कस किया, लूप कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड की जाती है। साथ में यहां पर हम लोगों ने देखा गॉसेस लॉ का ओवरव्यू लिया कि गॉस लॉ कैसे काम करता है और ये एम्पियर्स लॉ गॉस लॉ के कैसे सिमिलर है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिलेंड्रिकल वायर पढ़ा, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर पढ़ा, साथ में देखा कि अगर कोई थिक सीट होती तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर कैसे वेरी करता है, और हम लोगों ने यहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में। अगली क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए थे उनका डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज